स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट में हम देख रहे हैं सेट नंबर 4। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3 करवा दिया गया है। विज्ञान विषय है आपका, तो इसका इंग्लिश और प्लस हिंदी वर्जन में सॉल्यूशन है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। सेक्शन ए की बात करें तो ओम के नियम को हम डिस्कस कर चुके हैं सेट नंबर 3 में भी, सेट नंबर 2 में भी। तो इसको तो अच्छे तरीके से आपको याद करना है, जो कि V = IR होता है। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है कि इसमें 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होती है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। बस ये सिंपल सा डेफिनेशन है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से इसके आंसर्स को नोट करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है, किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे, लेकिन प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो हम बता देंगे प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें पूछा गया आपसे, अमलगम किसे कहते हैं। तो पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है, इथीन का आणविक सूत्र जो C2H4 है, इसमें से कौन कौन से सह संयोजी आबंध हो सकते हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें जो है द्वि आबंध मिलेगा आपको। ठीक है, द्वि आबंध मिलेगा, और कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है, जीव में पाई जाने वाली विभिन्न के क्या लाभ हैं। तो जो है ये पौधे तथा जंतु एक दूसरे के खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल द्वारा जुड़े रहते हैं, और जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता जो है ये परितंत्र की स्थिरता को जो है संतुलित करती है। ठीक है, ये चीज इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, समवर्ती अंग किसे कहते हैं। ऐसे अंग जो संरचना में तो अलग अलग होते हैं पर उनका कार्य एक ही होता है, समवर्ती अंग कहलाते हैं। पक्षी के पंख और कीट के पंख, ठीक है, संरचना में देखने में अलग अलग होंगे लेकिन दोनों ही उड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है, आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दें जो वो यह बताते हैं कि आप पर्यावरण के मित्र हैं। तो आप जो है कह सकते हैं कि हम जो है कम गाड़ी चलाते हैं, अधिक पैदल चलते हैं, जरूरत ना होने पर बिजली का उपयोग ना करते हुए हम उसको बंद कर देते हैं। ये सारी चीजें आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया, चालक का प्रतिरोध जो है इसको परिभाषित करें, और साथ ही साथ जो है चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी हम सेट में डिस्कस कर चुके हैं। किसी चालक पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा, ठीक है, और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और भी आप बोल सकते हो कि जो है आप कह सकते हो कि कोई चालक जब प्रवाहित धारा को रोकता है तो उस रोकने की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसकी खासियत को या उसके गुण को जो है हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कई बार मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आप जानते हो अच्छी तरह से तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और जो है उसके अलावा जो है पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, और पदार्थ के तापमान पर। ठीक है, तो इन सभी पे जो है आपका चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इन सभी को लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध जो है इनको कैसा जोड़ा जाए कि 1 ओम और 11 ओम प्राप्त हो। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक सेट में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार एक ही क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। 1/RP पैरेलल में जोड़ोगे तो 1/R1 R2 R3 करके आप आंसर निकाल दोगे, जो कि 1 ओम हो जाएगा। इस तरह से आप जो समानांतर में जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ोगे, तो R1 + R2 + R3 यानी कि टोटल प्रतिरोध जो है 11 ओम हो जाएगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा N2O, NaCl और MgO का निर्माण आपको दर्शाना है, तो हमने जो है यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड का दर्शाया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में हमने जो है NaCl का दर्शाया हुआ, और अगले में Mg2+ का भी दर्शाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे देना है। तो संयोजन में जो है 2 अभिकारक जो है आपस में जुड़ करके एक ही उत्पाद बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये आप बता सकते हैं जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया प्रत्येक का एक और आपको प्रतिस्थापन भी बताना है, तो प्रतिस्थापन भी आप बता दोगे, उसका भी एग्जांपल हमने दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें, तो खाद्य जाल क्या है और एक उदाहरण द्वारा इसको समझा देना है। तो खाद्य जाल के बारे में भी हम शायद सेट नंबर 2 और 3 में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार वही चीज आएगी अगर, तो आपको इसको कंटेस्ट कर लेना है। खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल ढंग से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें पूछा गया, ऐसे 3 तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से वो आपके तरीके हैं, आप बता सकते हैं इसमें। तो हमने अपनी तरीके से जो है 3 जो है यहाँ पे लिख दिए हैं बिंदुओं को। आप 3 बिंदुओं को आप चेंज भी करना चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, जीवाश्म क्या है, यह विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो सभी को पता है जीवाश्म जो है प्राचीन जानवरों या पौधों के अवशेष होते हैं, उन्हीं को हम जीवाश्म कहते हैं, जो कि चट्टानों में संरक्षित रहते हैं। ठीक है, और जो है ये क्या बताते हैं, तो कोई भी विलुप्त जो जानवर है उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, ये सारी जानकारी दे देते हैं कि उनका विकास कैसे हुआ होगा और उनमें क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, उनमें क्या भिन्नताएं होंगी। उसके बाद में सेक्शन सी की बात करें, विद्युत जनरेटर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके निर्माण और कार्यप्रणाली का वर्णन करें। तो इसको हमने सेट 1 में भी डिस्कस किया है, आप इसमें भी देख सकते हैं। सेट 1 में मैंने पूरी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप यहां से भी आप चाहें तो उस आंसर को भी याद कर सकते हैं और इस आंसर को भी याद कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, सब कुछ यहाँ पे हमने निर्माण बता दिया है, इसका कार्यविधि बता रखा है। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट जो है आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से कंस्ट्रक्शन नोट करेंगे। इस तरह का डायग्राम है, आप बुक से भी डायग्राम अपना रेफर कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल हमने यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद में दिए गए परिपथ में जो है आपको R1 और R2 एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। इसमें बोल रहा है R1 और R2 के मान क्रमशः 4 और 20 है। यहाँ पे इसको 4 ओम दिया हुआ है और ये आपको 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इसमें जो है 6 वोल्ट की बैटरी जो है लगाई गई है। अब इसमें बोल रहा है कि ए बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा और परिपथ में परिवाहित कुल विद्युत धारा, और सी में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हमको जो जो दिया गया R1 R2 और वोल्ट दिया गया है, तीनों को लिख लिया। ए है हमारा कुल प्रतिरोध निकालना है, तो R1 प्लस में R2 हो जाएगा, यानी कि 24 ओम जो है टोटल इसमें करंट फ्लो रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी करंट की बात हो रही है। करंट का फॉर्मूला था I इक्वल्स टू V अपॉन में R, या R इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है, VI हो जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम जो है सॉरी V इक्वल्स टू IR हो जाता है। तो आप किसी भी तरह से फॉर्मूले को याद रखें तो ये फॉर्मूला आपका बनता है। यहाँ पे 6 आपको V दे रखा है, 24 आपको R दे रखा है, तो आपने निकाल दिया। इसमें करंट जो है 0.25 एम्पियर प्रवाहित हो रही होगी, और R1 से प्रवाहित होने वाली धारा तो यहाँ पर V अपॉन में R1 कर देंगे। इसी तरह से R2 से पूछेगा तो R2 से हम V अपॉन में R2 कर देंगे, तो हमारे पास दोनों के आंसर्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि हमको समझाना है, तो इसको हमने यहाँ पे समझा दिया। इसमें डायग्राम जरूर बनाना है आपको, जो है ये वाला मिशेल वाला, और इसको भी हमने समझाया था आपको। शायद सेट नंबर 2 में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें छोटा आया हुआ है। मिसेल का निर्माण कैसे होता है उसमें पूछा गया था आपसे, क्लींजिंग एक्शन आपको डिस्क्राइब करना था। इसके बाद जो है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें स्पीसीज से आप क्या समझते हैं और वह कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक होते हैं। तो स्पीसीज तो हमने बात कर ही लिया था। स्पीसीज क्या होते हैं, जो लैंगिक जनन कर सकते हैं वो स्पीसीज कहलाते हैं, और वे कारक नई स्पीसीज जन्म में सहायक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन हो सकता है, गुणसूत्रों में परिवर्तन हो सकता है, विभिन्नताएं जिसमें जनन की क्षमता ना हो ये भी हो सकता है, और अनुवांशिक विचलन या प्राकृतिक वर्ण भी हो सकता है। अडेप्टेशन भी हो सकता है, वो अपने आप एडोप्टेट एटमोसफेयर को जो अपना करके रह लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 19वां पार्ट है, इसमें जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरण पदार्थ में क्या अंतर है। कॉमन क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण होते हैं। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में एक तरफ अजैव और एक तरफ जैव लिख करके जो है हम इसके दो दो तीन तीन अंतर जो है बता देंगे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। और इसके बाद जो है इसको इंग्लिश में हमने लिख दिया है। और नेक्स्ट जो है अपघटक की विशिष्ट प्रकृति के कारण जो है पदार्थ को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक जैव निम्नीकरण होता है और एक अजैव निम्नीकरण होता है। यही पूछा गया कि ये अलग अलग क्यों होते हैं। इसके बाद आपका ये जो सेट है पूरा खत्म हो जाता है, और सेट नंबर 4 आपने देखा। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 2 3 कंप्लीट करा दिया है, उनको आप देख सकते हैं। बाकी सेट्स आपके कंटिन्यूस आ रहे हैं और सभी सब्जेक्ट के सेट्स अपलोड हुए जा रहे हैं, उनको जरूर देखें। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।